बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाज़रीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपकी लाइव्स कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन लॉ, फैमिली लॉ या किसी भी किस्म की अगर एडवाइस चाहिए तो आप मुझे कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पर नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई कॉन्फिडेंशियल या डिटेल से एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द आपकी मदद कर सकूं। तो नाज़रीन, जब आप कॉल करें अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, म्यूट पे कर लें या दूसरे रूम में चले जाएं, ताकि आपके और मेरे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना आए, हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकें और आपको रिप्लाई कर सकें। तो नाज़रीन, बिला वक्त ज़ायके बढ़ते हैं आज की फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। सर वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक्स गॉड नंबर मिल गया। काफी दिनों से आपका नंबर ट्राई कर रहा था। सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन प्लीज। जी फरमाइए भाई। शॉर्टली सर, जैसा कि मैं स्टूडेंट आया था 2010 दिसंबर में, ठीक। और एक साल के बाद मेरा वीजा एक्सपायर हो गया था 2011 दिसंबर में। ठीक। और फिर दिसंबर 2012 में मैं ब्रिटिश नेशनलिटी होल्डर लड़की से शादी की। मैंने निकाह इस्लामी निकाह किया। ब्रिटिश नेशनल से? ठीक। ब्रिटिश नेशनल यहाँ की बॉर्न, ठीक। पाकिस्तानी बॉर्न यहाँ की। ठीक है। ठीक 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 ठीक। उसके बाद 2012 जुलाई में हमने रजिस्टर शादी की मैनचेस्टर सिटी काउंसिल में। ठीक। और अब मेरी वाइफ बेबी ड्यू है 3 वीक के बाद। ठीक। एंड ऑफ अक्टूबर हमारा बेबी ड्यू है। ठीक। तो सर, अगर मैं अपने पेपर डॉक्यूमेंट जमा करवाता हूँ ऑन डिक्शनरी लीव ऑन बेबी बिहाफ पे, तो क्या मेरा वीजा स्ट्रेट वे लग सकता है? कितना मिलेगा? कितने साल का वीजा मिलेगा या कितना लॉन्ग ले सकते हैं? तो प्लीज आप कंफ्यूज हूँ। कोई वकील कहता है हो जाएगा, कोई कहता है नहीं होएगा। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। अब आप टीवी पे मेरा आंसर सुन सकते हैं। जो लोग यहाँ पे यूके में रहते हुए किसी ब्रिटिश नेशनल से या उस पर्सन के साथ जिसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो, उससे शादी करते हुए इन कंट्री डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करें, तो उन पे कंडीशन है कि उनके पास वैलिड लीव होनी चाहिए और वो जो लीव है वो स्विचेबल होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ प्रोविजंस हैं कि अगर कोई आपके ऐसे सर्कमस्टांसेस हों, जैसे आपने बोला कि आपकी मिसेज जो हैं उनका, आपका जो बेबी है वो ड्यू है, वो प्रेग्नेंट हैं, या आपके पास बच्चे हों, तो हमेशा बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको प्राइमरी कंसिडर करते हुए होम ऑफिस वाले, मैं ये नहीं कहता कि वो बाउंड हैं, लेकिन मोर लाइकली वो इसको डिस्कशन पावर यूज़ करते हुए यहाँ पे जो आपको वीज़ा ग्रांट कर सकते हैं। अब रीज़न ये है कि आपका कॉलेज बंद हो गया, वीज़ा नहीं था, लेकिन आपने यहाँ पे शादी रजिस्टर की है, रिलेशनशिप फॉर द मोर देन 2 years है। अब उसके साथ साथ आपकी जो मिसेज हैं, अब बेबी ड्यू है। बेबी की बेस पे डेफिनेटली गुड एंड आर्गुएबल केस है। मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके किसी सोल्स के पास चले जाएँ, और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे आपको इन कंट्री रहते हुए यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। जो कुछ लोग, जो कुछ वकील आप सोलिसिटर ये कह रहे हैं कि नहीं कर सकते, यस ऑफ कोर्स बाई लॉ आम लोग जो भी हैं अगर उसके पास वीज़ा ना हो वो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं आम लोगों से, तो यस आपको यहाँ पे इन कंट्री एप्लीकेशन करनी चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या होगी कि आपके पास आपका रिलेशनशिप, मैरिज सर्टिफिकेट्स, फोटोग्राफ्स, बच्चे का जो भी आपके पास स्कैन्स कॉपीज़ हैं, या उनके डॉक्टर का लेटर कि बेबी आपका ड्यू है। आपको वीज़ा मोर लाइकली यहाँ पे 2 साल 6 माह का मिलेगा। आपको फैमिली रूट पे लेके जाएंगे और आपको 4 एक्सटेंशन पूरी करते हुए जो कि 10 साल गुजार के आपको इन कंट्री यहाँ पे इंडेफिनिट मिलेगा। मेरी जो आपने मुझे बताया है इस मुताबिक मेरी अंडरस्टैंडिंग या मेरी एडवाइस ये होगी कि यू शुड मेक द एप्लीकेशन। आप किसी सोलिसिटर के पास जाएं, डिस्कस करें, कागज़ दिखाएं, आपको इसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मैंने अप्लाई किया था, टायर 4 स्टूडेंट हूँ। मैंने मेरे कॉलेज ने मेरा केस विड्रॉ कर लिया था, तो मुझे होम ऑफिस की तरफ से रिफ्यूजल आ गई थी। तो सर मेरी हियरिंग की डेट है नेक्स्ट मंथ में, तो मैं बिफोर हियरिंग अपनी फ्रेश एप्लीकेशन डालना चाहता हूँ।
क्या मैं बिटवीन टाइम द हियरिंग अपनी फ्रेश एप्लीकेशन डाल सकता हूँ, या मुझे पहले अपील अपनी विड्रॉ करानी पड़ेगी तब मैं फ्रेश एप्लीकेशन डाल सकता हूँ? तो और सर मुझे मेंटेनेंस कितने चाहिए होंगे, हायर मेंटेनेंस चाहिए होंगे या लो? तो सर ये मेरा क्वेश्चन था आपसे आज। ठीक, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो ये कि क्योंकि आप एस्टेब्लिश स्टूडेंट नहीं हैं, आपको जो फुल मेंटेनेंस जिसको हायर मेंटेनेंस बोलते हैं वो आपको शो करने होंगे। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, क्योंकि अब आपका केस रिफ्यूज हुआ, अगर तो केस इस बात पे रिफ्यूज होता कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपका पूरा नहीं है या किसी बात पे होम ऑफिस एग्री नहीं किया, तो यस आपको अपील पे जाना चाहिए था। अब आपका केस टोटली अपोजिट है कि कॉलेज ने आपका जो क्वेश्चन लेटर है ड्यू टू सम रीजंस विड्रॉ कर लिया। अगर कॉलेज आपको पढ़ाएगा नहीं तो आप कोर्ट में कैसे जाके अपने केस को विन करोगे? अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल होगा। हाँ, अब ये एक टेक्निकल पॉइंट है कि अब आप क्या पहले फ्रेश एप्लीकेशन करोगे कि या आप सेम डे विड्रॉ करोगे? आप सेम डे करें, सबसे अच्छा होगा। आप सेम डे लेटर लिखें कोर्ट को कि मैंने फ्रेश एप्लीकेशन कर दी है होम ऑफिस को, सो आई वांट टू विड्रॉ माय पेंडिंग अपील। तो मेरे ख्याल में अगर एक ही दिन में किया जाए तो बेस्ट होगा। इन दोनों सूरतों में अगर आप अपील विड्रॉ कर लें आज या नेक्स्ट डे अप्लाई कर दें या आज अप्लाई कर दें कल विड्रॉ कर लें, तो ऑलमोस्ट अगर सेम डे किया जाए तो आई थिंक मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट और आइडियल ऑप्शन होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बस आपके जो आखिरी कुछ ना कुछ मुझे जवाब तो मिल गया उसमें, लेकिन मैं जानना चाह रहा था, मैंने मार्च 2013 में टियर 1 एंटरप्रेन्योर वीजा के लिए अप्लाई किया था। ठीक। जनवरी 2014 में मेरा रिफ्यूजल आया विद राइट ऑफ अपील। ठीक। उसके बाद मैंने अपील की और मई में मेरी हेयरिंग थी जो कि कोर्ट ने खुद ही एडजॉर्न कर दी। ठीक। अब जबकि मेरे उसके बाद नई मुझे हेयरिंग डेट अभी तक नहीं मिली। ठीक। और अब जब मेरे 10 साल पूरे हो गए तो मैं यही जानना चाह रहा था कि आया कि मैं अपील विड्रा करके जो नया जो सेट LR जो है फॉर्म वो फिल करके भेज दूं, या कि मैं वेट करूं अपनी हेयरिंग तक और एडिशनल ग्राउंड्स उनको दूं जिस पे इस पे जो है ना, तो क्या इसमें दोनों में से कौन सा तरीका बेहतर होगा? मेरे ख्याल में अगर आपका आप समझते हैं कि आपका बिल्कुल तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप इस पोजीशन में हैं कि देयर इज नो मतलब एवरी सिंगल पॉइंट की कोई वहाँ पे डाउट नहीं है कि आपके जो केस को या आपके क्लेम को होम ऑफिस या जज बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा, तो मेरी शायद एडवाइस होगी कि यस गो फॉर द फाइट केस। लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर आपने यूके के अंदर 10 साल गुजार लिए या आपने कुछ टाइम गुजारा और 10 साल पूरे होने से पहले आपकी, जैसे आपका केस है कि आपकी अपील पेंडिंग है, तो इस केस को भी उनको 10 साल के रूट पे कंसिडर किया जाना चाहिए। द रीज़न कि आपने एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ हो गई विद राइट ऑफ अपील, आपको डिसीजन आया, आपने अपने जो राइट ऑफ अपील था उसको एक्सरसाइज कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप होम ऑफिस के डिसीजन को चैलेंज करते हैं और अभी भी आप इस पे असर्ट हैं या अफर्म हैं कि यस मेरा जो क्लेम है वो जेन्युइन है और मैं जिसका जो पॉइंट्स मैंने क्लेम किए मुझे मिलने चाहिए, मुझे वीज़ा मिलना चाहिए। तो जो वो टाइम गुजरा है वो आपकी लॉन्ग रेजिडेंसी, उसको काउंटिंग पीरियड में कंसिडर किया जाना चाहिए। अगर आपने एप्लीकेशन करनी है बिल्कुल आपके पास राइट है 10 साल पूरे करते हुए, जो मैंने लास्ट में अप्लाई किया कि सेम डे आप एप्लीकेशन कर दें और साथ ही विड्रॉ कर लें, वरना अगर आपकी अपील पेंडिंग होगी और आप नई एप्लीकेशन करेंगे तो होम ऑफिस वाले सम टाइम आपको वापस भेज देते हैं। लेकिन सेम होगा कि अगर आप कोर्ट में फ्रेश एप्लीकेशन डाल दें होम ऑफिस में और आपकी हियरिंग होगी तो कोर्ट वाले फिर कहते हैं कि सॉरी इज आउट ऑफ जुरिसडिक्शंस, अब आपने दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन होम ऑफिस में डाल दी है तो हम शायद इसका कोई डिसीजन या इसकी डिटर्मिनेशन नहीं करेंगे। तो बेस्ट होगा फ्रेश एप्लीकेशन डाल दें ऑन द बेस ऑफ 10 ईयर्स, साथ ही अपनी विड्रॉ कर लें कि आप इस केस को परस्यू करने की जरूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं 2010 में जी मैंने ना पाकिस्तान चला गया, तो वहाँ से मैं शादी करके वापस आया लंदन। तो जब मैं वापस आया मेरे पास लिमिटेड लीव थी अभी, तो फिर जब मेरा वो वीज़ा खत्म हुआ 2011 में मैंने फर्दर लीव के लिए अप्लाई किया, तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मुझे याद मैंने नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। तो मुझे 10 साल हो गए, तो इस साल मैंने अप्लाई किया तो मैंने उनको बता दिया कि मैं मैरिड हूँ। तो मैंने ये पूछना था ये इफेक्ट तो नहीं करेगा इस पे मेरे इंडेफिनिट पर कि तुमने पहले स्टूडेंट टाइम पे नहीं हमें बताया तुम शादीशुदा हो जो कि तुम थे और अब तुम वो हुआ है। और दूसरी बात ये थी कि मेरी बीवी फिर आ गई 2012 में मेरी इजाजत के बगैर यहाँ पे, तो फिर उनके साथ मेरा थोड़ा झगड़ा जुड़ा हो गया। मैंने उनके माँ बाप को भी तंग किया कि आपने क्यों उसको भेजा यहाँ पे, मैं नहीं चाहता था वो आए। तो मेरे घर से वो 6-7 महीने रही और चली गई, फिर यहाँ से फिर जाकर उन्होंने असैलम कर दिया, तो अब बच्चा भी हो गया।
तो मगर फिर हमारा पैचअप हो गया। तो अगर उनकी और वो फिर अब होम ऑफिस ने अदालत में उन्होंने वो किया हुआ था सालम, तो जज ने उनको वापस भेज दिया होम ऑफिस को कि इसको दोबारा कंसीडर करो आर्टिकल 2, 3 एंड 8 में। तो मैंने पूछा था क्या हम उनका केस विड्रॉ करके, तो होम ऑफिस को कहते हैं हमारा पैचअप हो गया है, तो हमारा ये हो गया, तो प्लीज जरा मुझे बताइए अब क्या बेहतर है हमारे लिए, केस को विड्रॉ करें या इसको चलने दें, क्योंकि बच्चे भी हो गए हैं 2 उनको। ठीक, तो ये किस तरह प्लीज हमारे लिए प्लीज बताइए। ओके देखिए, शायद जो आपका पास्ट है या जो माजी है उस पर तो मैं शायद कोई इतने ज़्यादा कमेंट्स ना कर सकूँ कि क्यों आपने शादी की हुई थी, उसके बाद आपने कहा कि मैंने शायद आप वहाँ टिक नहीं कर सके, लेकिन आप फॉरगेट अबाउट इट। अब आगे चलें कि आज जो आपने बात करनी है वो आप फैक्ट पे करें, क्योंकि अब आपका ये इस्टेब्लिश हो गया कि आपकी वाइफ यूके में आपके एज ए डिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आई है। इट मीन्स यू आर द मैरिड नाउ। अब आप जो भी जहाँ पे भी एप्लीकेशन करेंगे तो मेक श्योर करें कि आप अपने आप को मैरिड लिखें। आपने लिख दिया, हम उसको इन्फॉर्म कर दिया, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो सेकंड पार्ट है कि आपका पहले सेपरेशन हुई, इशू बना, अब दोबारा फिर आपका पैचअप हो गया, ये डिपेंड करता है कि अगर आपका होम ऑफिस केस को दोबारा कंसिडर कर रहा है, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप चाहते हैं कि मैं इंडेफिनिट ले लूँ और मेरी मिसेज जो बच्चे हैं वो आपके डिपेंडेंट आ जाएं। सेकंड ये है कि उनका अपनी एक इंडिविजुअल केस चल रहा है, अगर उनका होम ऑफिस दोबारा कंसिडर कर रहा है तो मैं शायद आपको एडवाइस दूंगा कि आप अपना इंडेफिनिट अप्लाई कर लें, लेकिन अपनी जो आपकी जो बीवी है या उसके जो बच्चे का इशू चल रहा है उनको अगर होम ऑफिस रिकंसिडर कर रहा है या उनको असाइलम ग्रांट कर रहा है तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छा ऑप्शन होगा। उसकी 2 रीज़न कि कल को एक तो डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, नंबर 2 कल को अगर आपकी इनकम या थ्रेशोल्ड पूरा नहीं होता तो कम से कम वो अपने ही स्टेटस को कैरी ऑन कर सकती हैं। लेकिन अगर आपका रिलेशनशिप है, मियाँ बीवी आप रह रहे हैं, रहते रहें, आपको इंडेफिनिट मिल गया, उनके पास रिफ्यूजी होगा, वो टाइम पूरा करते हुए वो अपना क्वालिफाइड कर सकेंगी। क्योंकि आपके पास बच्चा अगर यहाँ पैदा हुआ है, अब आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा। जो आपका बच्चा है उसको स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाते हुए यहाँ पे नेशनलिटी मिल जाएगी, पासपोर्ट मिल जाएगा। आपकी मिसेज के पास या आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, या आप उनके लिए डिपेंडेंट पे ले जाएं, लेकिन अगर उनको रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता है तो वो दोनों ऑप्शंस बैड नहीं हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हाँ जी, मैंने पूछना था आपसे, मैं 2007 में आया था परमिट पे, ठीक, और मेरा वीजा किसी वजह से कर्टेल हो गया और मैंने फिर FLRO एप्लीकेशन डाली थी बच्चों के साथ। बच्चे मेरे साथ हैं, 6 साल से आए हुए हैं नाम, और एक बच्चा यहाँ और पैदा हुआ है। और वो एप्लीकेशन उन्होंने रिफ्यूज कर दी जज ने भी। फिर उन्होंने क्या कहा 7 साल ही पूरे हुए भी है ना, 6 साल हुए थे बच्चों को। ठीक, अब 6.5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, मैंने एप्लीकेशन कोई नहीं डाली है अभी ना। कुछ 7 साल तो नहीं हुए ना, वो सेटलमेंट चेंज नहीं हुए मेरे अभी तक, वही है अभी। ठीक, वो 7-8 महीने कैसे गुजरेंगे? वो कहते हैं वापस, जो कैपिटल वाले ना लेटर लिख रहे हैं वापस जाए आप। ठीक, तो अभी एप्लीकेशन डालने या 7 साल के बाद एप्लीकेशन डालें? 7 साल के बाद भी पता नहीं आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन डाली थी, क्योंकि 7 साल की हो जाना है, और छोटा बेटा है वो अभी 6 साल को जहाँ बॉर्न हुआ है। ठीक ठीक ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, क्योंकि लॉ में क्लियर है जब तक आप यहाँ पे यूके में 7 साल नहीं गुजारते तो आप यू कांट मेक एप्लीकेशंस। यस, अप्लाई कर लें कि आपको कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में देखा जाए, लेकिन शायद होम ऑफिस आजकल या कोर्ट भी इवन इस पर ज़्यादा कोई फोकस नहीं करते अनटिल अनलेस कोई मेडिकल ग्राउंड्स हो, कोई और इशू हो। लेकिन क्योंकि अभी अब 6.5 साल हुए हैं, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जब आप 7 साल यहाँ पे गुजार लेंगे तो तब अगर एप्लीकेशन करेंगे तो कम से कम आपने जो रूल्स का एक जो बेसिक पॉइंट है उसको पूरा कर लिया। अब उसके साथ साथ जो सेकंड कंडीशंस है कि आपने यहाँ पे रहते हुए यूके में आप फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली या फिजिकली आप यहाँ पे इंटीग्रेट हो गए हैं कि आप इसमें इस सोसाइटी में मिक्स हैं, आपको वापस नहीं जा सकते। और जो लास्ट पॉइंट है कि वापस जाके आप अपने होम कंट्री में आप वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते, वहाँ पे कोई आपका कॉन्टैक्ट्स नहीं है, रिलेशनशिप्स नहीं हैं। ये 3 बेसिक पे आजकल इस केस को कंसिडर किया जा रहा है। यस, क्योंकि अभी 6.5 साल हुए हैं, मेरा ख्याल है कि जब 7 साल पूरे हों तब अप्लाई करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे थोड़ा सा आप क्लियरिफाई कर देंगे कि मैं स्टूडेंट पे आया था, ठीक है, मेरी वाइफ मेरे साथ 2010 से मतलब स्टूडेंट पे रही, फिर PSW पे रही, और उसके बाद मैंने
अभी रिसेंटली मार्च में ILR 10 ईयर रूल्स के बेसिस पे अप्लाई किया ठीक। और मुझे मिल गया। मैंने वाइफ का अप्लाई किया, ठीक है, उनको भी FLR मिल गया। ठीक। क्या वो सेट टाइम के लिए जा सकती हैं? मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है कि अगर वो 6 अप्रैल से पहले वाला या 6 अप्रैल के बाद वाला, क्योंकि मुझे कई लॉयर्स कहते हैं कि आप जा सकते हैं, कई कहते हैं आप नहीं जा सकते, तो मैं आई एम स्टिल कंफ्यूज, सो इफ यू कैन हेल्प मी आउट। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। ये रूल्स पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है कि जो टाइम आपने पॉइंट बेस डिपेंडेंट के गुजारा हो उसको वो प्रोबेशन पीरियड फॉर द सेटलमेंट कंसिडर नहीं करते थे। लेकिन अप्रैल 2014 से पहले नॉर्मली आपके जो क्लाइंट जब एप्लीकेशन करते थे तो इनकी फेवर में डिसीजन आ जाते थे, अप्लाई कर दिया तो मोस्ट लाइकली आपको वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अब उन्होंने स्पेशल दिस ईयर अप्रैल में क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया कि जो टाइम आपने एज ए पॉइंट बेस्ड डिपेंडेंट गुजारा होगा, यानी कि जो आपकी मिसेस ने आपके PSW के या आपके स्टूडेंट के डिपेंडेंट जो टाइम गुजारे Tier 1 के, वो उनके सेटलमेंट रूट के जो 2 साल हैं उसमें वो क्वालिफाइड नहीं करेंगी। अब लॉ तो ये कहता है कि अब उनको फर्दर एज ए डिपेंडेंट ऑफ द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन या डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल उनको 5 साल गुजारने होंगे। लेकिन अगर आप सेम डे अप्लाई करें तो वहाँ पे सम टाइम चांसेस है कि कोई केस अगर आपको इस पे फेवर दे दे। लेकिन सेम डे का ये रूल्स है कि अगर आप क्वालिफाइड नहीं करते, वो प्रोसीजर पहले चेक करते हैं, अगर आप क्वालिफाइड करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को वो रिसीव करते हैं, अगर नहीं करते तो फिर वो सॉरी आपको वापस भेज देते हैं। उससे आपकी फ़ीस ज़ाय नहीं होती और आपका टाइम नहीं ज़ाय होता। लेकिन अगर बाय पोस्ट करोगे तो आपकी फ़ीस कट जाएगी। जब अगर उन्होंने कहा कि आप क्वालिफाइड करते हो तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, अगर नहीं करते तो फ़ीस वो चार्ज कर लेंगे और बाद में आपको रिफ्यूज़ कर देंगे कि सॉरी जो आपके पास लीव है उसी को कैरी ऑन करो और उसके बाद एक और एक्सटेंशन अप्लाई करो और 5 साल पूरे करते हुए आप अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकते हो। लेकिन जो एक प्लस पॉइंट है, अगर आप अप्लाई करते हो बाय पोस्ट बाय सेम डे, वो रख लेते हैं, फीस चार्ज कर लेते हैं। लेकिन अगर वो रिफ्यूज़ भी करेंगे तो जो आपके पास स्टेटस है इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रिस्क लें और चेक करें, आप कर सकते हैं। लेकिन लॉ अनफॉर्चुनेटली शायद इस बात की इजाज़त नहीं देता। लेकिन फिर भी आप किसी सोल्यूशन से कंसल्ट कर लें, डिस्कस कर लें कि कोई डॉक्यूमेंट दिखा दें, शायद आपके लिए कोई बेस्ट एडवाइस मिल सके। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 2 क्वेश्चन है छोटे से। मैं ना यहाँ पे स्टूडेंट हूँ, मेरी ब्रिटिश नेशनल से शादी हो गई है ठीक। पिछले 6 माह से। तो मुझे ना दिसंबर के बिगनिंग में अप्लाई करना है स्पाउस वीजा। तो जो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं परसों कॉलेज गया था, वो कॉलेज अकॉर्डिंग टू वीजा मेरा कोर्स खत्म हो रहा है एंड ऑफ दिस मंथ। इसके बाद मुझे कॉलेज नहीं जाना क्योंकि कोर्स की ड्यूरेशन खत्म हो गई है। वो फीस की वजह से वो कहते हैं कि हम तुम्हारा गैस लेटर विदड्रा कर लेंगे, दिस एंड दैट। तो मैं ये डर रहा हूँ कि जब इस मंथ के बाद अगर मैं उनको मतलब वो मेरा लेटर कैश लेटर विदड्रा कर लेते हैं तो क्या ये मुझे अफेक्ट करेगा ठीक या नहीं। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये, क्योंकि मेरा कॉलेज है ना सस्पेंड है, वो भी प्रोसेसर में अपने लाइसेंस के बारे में वो कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है वो क्लासें लेते रहे, क्योंकि मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ। और अगर इसी सिचुएशन में ऐसे रहता और मैं अप्लाई करता हूँ, क्या ये मुझे अफेक्ट करेगा कि नहीं। आपने दिसंबर में क्यों अप्लाई करना, अभी क्यों नहीं करते वीज़ा? क्योंकि मैं वो 18,600 की वजह से मैं पे स्लिप पे कलेक्ट कर रहा हूँ ना। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। यस, अगर कॉलेज सस्पेंड हो तो आप अपनी एजुकेशन कैरी ऑन कर सकते हैं, आपको नए केस नए कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती अनटिल के कॉलेज रिवोक ना हो जाए। जो सेकंड क्वेश्चन, अगर कॉलेज वाले आपका जो केस है वो विड्रॉ करते हैं तो उसके बाद आपके पास 60 डेज़ का नोटिस आएगा बाय द होम ऑफिस और उस 60 डेज़ के अंदर अंदर आप कोई भी फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप इस वीक या एंड ऑफ दिस मंथ आप कहते हैं मेरा कोर्स खत्म होगा और नेक्स्ट मंथ अगर कॉलेज वाले आपका कैश विड्रॉ करते हैं तो आपके पास स्टिल भी नवंबर और दिसंबर 2 महीने होंगे जब आपको वो 60 डेज का नोटिस मिलेगा। आप बजाय इसके कि आप स्टूडेंट की एक्सटेंशन अप्लाई करें, आपने शादी कर ली है, मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास है, प्रूफ है, अकोमोडेशन है, इनकम आपके साथ पूरी कर रहे हैं और साथ साथ अपना इंग्लिश सर्टिफिकेट पास कर लें ताकि जो डिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हों, तो आप उसके उस दौरान अपनी फ्रेश एप्लीकेशन एज ए डिपेंडेंट ऑफ द ब्रिटिश नेशनल आप कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम।
हाँ जी, मेरी दो क्वेश्चन है। एक तो पहला, मैं अपनी वाइफ का स्पाउस वीजा अप्लाई करना चाहता हूँ। मेरे पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, जो कि मुझे लास्ट ईयर दिसंबर में मिला था, और हमारे दो बच्चे हैं जो दोनों ब्रिटिश पासपोर्ट है जिनके पास इस वक्त। ठीक। तो मेरी वाइफ इस वक्त स्टूडेंट वीजे पे है यहाँ पर। ठीक। तो मैं पहला सवाल ये करना चाहता था कि जब मैं अब मतलब इंडेफिनिट लेने से पहले 2-3 साल पहले ऐसा पीरियड आया था मेरा 1 साल, जब मुझे वर्क अलाउ नहीं था। ठीक। लेकिन मैंने फिर भी वर्क किया और टैक्स पेड जॉब की। लेकिन जब मैंने इंडेफिनिट अप्लाई किया, मैंने अपनी सारा नेशनल इंश्योरेंस नंबर और हर चीज उनको प्रोवाइड की, लेकिन इसके बावजूद मुझे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन उन्होंने दे दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जब मैं अपनी मिसेस का अप्लाई करूंगा, मैं अभी भी टैक्स पे जॉब कर रहा हूँ जिसकी मेरी एनुअल ग्रॉस पे जो है 20,000 समथिंग है, तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि क्या वो चीज मेरी मिसेस के वीजे को तंग कर सकती है या नहीं। ओके, और क्वेश्चन क्या आपका जी? जी, और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन क्या आपका जी? जी, सेकंड क्वेश्चन ये था कि जॉब जो मैं कर रहा हूँ उसकी जो पे है वो मुझे आवरली हिसाब से मिलती है, तो मैं क्या कैटेगरी ए नॉन सैलरीड में फॉल करता हूँ या कैटेगरी ए सैलरी एम्प्लॉयड में फॉल करूंगा? और आपको पहली सैलरी पर मंथ मिलती है या पर वीक मिलती है? नहीं, आफ्टर 4 वीक्स। हाँ जी, वीकली बेसिस पे होती है। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर 3 साल पहले आपने कोई काम किया, काम की परमिशन नहीं थी या एक्सीड काम कर लिया और आपने इंडेफिनिट अप्लाई किया, अगर आपके वीजे पे इफेक्ट नहीं हुआ तो आज 3 साल के बाद आपकी मिसेस से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अब आपकी मिसेस का जो केस है उसका सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट्स है। नंबर 1 आपका रिलेशनशिप है, आपकी मैरिज सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर 2 ये है कि आपके पास इनकम है जो कि थ्रेशोल्ड को पूरा करती है, 18,600 पाउंड आप कमाते हो। आप आवरली पे करते हो, मंथली लेते हो, वीकली लेते हो, रिगार्डलेस अगर आपने पूरे साल में 18,600 इनकम जिसने आप अप्लाई करना चाहते हो उससे प्रायर जो भी 12 मंथ काउंट कर लें, 1st to 30 मंथ, और जो भी वो 12 मंथ में अगर आपने 18,600 पाउंड कमाया, आपके पास वेज स्लिप से हैं एज ए सोर्स ऑफ इनकम, और जो मनी है वो कोलैबोरेट करती है कि आपके बैंक में पैसे आए हैं ऑनलाइन बाय चेक जो भी है, और दोनों चीज़ों को मैच करते हुए अगर आपकी इनकम थ्रेशोल्ड को मीट करती है तो बिल्कुल आपकी मिसेस को वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। तो नाज़रीन बढ़ते हैं कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये सर मेरा छोटा सा सवाल है। मेरे पास लीव टू रिमेन है 2.5 साल की, और ये 3 माह मुझे पहले मिली है, और मेरी बेटी है 1.5 साल की और इंग्लिश ब्रिटिश वाइफ है। हमने निकाह किया हुआ था इस्लामिक वे में। ठीक। तो अभी मैं रजिस्टर करना चाह रहा हूँ अपनी शादी। ठीक। तो मेरी 2006 में सर मेरी शादी हुई थी पाकिस्तान में, जो मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया था होम ऑफिस में, और उनको मैंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे, डिवोर्स के और एवरीथिंग। तो अभी जब मैं रजिस्टर और ऑफिस में जब मैं गया हूँ तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे ये पूछा कि पहली शादी हुई कि नहीं, मैंने डिक्लेयर वहाँ भी किया। तो मैं सिर्फ मेरा सवाल एक है, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और कहा है कि हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। तो ये जानना चाह रहा हूँ कि वेरिफिकेशन वो किस तरह करते हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है, वो आप पाकिस्तान से करते हैं या होम ऑफिस से करेंगे? बस ये एक मेरा छोटा सा सवाल है। और आपकी रजिस्ट्रेशन कब हो रही है? उनको मैंने इस 13 को दी है, 13 अक्टूबर। और आपकी शादी रजिस्टर कब हो रही? 13 को हो रही है? जी हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, आपने यहाँ पे पाकिस्तान में शादी की थी, डिवोर्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली ये आपके जो वेरिफिकेशन का मतलब आपके वो पाकिस्तान वाले कागज़ों को इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते, लेकिन जो यूके में हैं उनको ज़्यादा चेक करते हैं कि आपका रिलेशनशिप, आपकी बाकी की चीज़ें, ऑलरेडी आपका यहाँ पे रिलेशनशिप से बच्चा है, बीवी है, वीज़ा आपको मिल चुका है, इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स सही हैं, तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो नॉर्मली चेक करें तो वो बस चेक करते हैं क्या ये डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, कोई और चीज़ तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई मैकेनिज़्म जो कि ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि वो यहाँ से प्रॉपर बाय एम्बेसी और एम्बेसी टू एम्बेसी जाएँ। बहुत टाइम लगेगा मेरे ख्याल में उसमें, अगर वो बाय एम्बेसी और फिर लोकल रजिस्ट्रार या जो भी आपका डिवोर्स का सर्टिफिकेट था
उसको चेक करने के लिए। लेकिन नहीं, अगर चेक करते हैं कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, आपकी डिवोर्स हुई है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वेट करें, आपका 30 को शादी से हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। मैं 8 साल से स्टूडेंट था यहाँ पे। ठीक। पिछले वीक मैंने अपना डिपेंडेंट वीजा डाला था, जो कि मेरी वाइफ पे डाला था, वो मेरा लग गया। हाँ। क्या ये 1 साल 1.5 साल का जो वीजा मुझे मिला है, ये मेरे 10 साल के कवर करेगा? ये मैं इसमें 10 साल में कवर करेगा ये? आपको 8 साल स्टूडेंट हो गए और आप कौन सा मिला आपको? सॉरी, आपने 8 साल स्टूडेंट गुजारे हैं, अब आपको कौन सा वीजा मिला है? डिपेंडेंट वीजा थी था जी। मेरी वाइफ भी इधर थी और मेरी वाइफ स्टूडेंट थी यहाँ पे, मैं उस पर डिपेंडेंट हो गया हूँ। ओके, अब आप स्टूडेंट के डिपेंडेंट हो गए हैं। यस, हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल, ये आपके 10 साल की जो लॉन्ग रेजिडेंसी है उसमें बिल्कुल फॉल करते हैं। आप यूके के अंदर रहते हुए किसी भी कैपेसिटी में लीगली यहाँ पे 10 साल गुजार लें तो यस, आप क्वालिफाइड करते हैं कि 10 साल पूरे करते हुए आप यहाँ पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करें। ओके। दूसरा ये कि मैं अपना ह्यूमन राइट्स की बेस पे मैं 9 साल कवर हो जाए उस वक्त भी डाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा बेबी भी एक है यहाँ पे। इमिग्रेशन रूल्स सिर्फ इमिग्रेशन रूल्स हैं। अगर आप दोबारा उसमें किसी और कैटेगरी में चले जाओगे तो फिर वो आपकी लॉन्ग रेजिडेंसी 10 साल की कैटेगरी नहीं होगी। इसलिए मेरी आपको एडवाइस होगी कि कोशिश करें कि अब आप इसी तरीके से अपने 10 साल पूरे करें। अगर आपने दोबारा कोई ह्यूमन राइट्स या FLR हो या किसी और में चले गए तो फिर वो आपको नए 10 साल के रूट में डाल देंगे, जो कि 2.5 साल की 4 एक्सटेंशन लेना होंगी और उसके बाद आप इंडेफिनिट क्वालिफाइड करेंगे। इसलिए जो इमिग्रेशन रूल्स का मतलब ये है कि आप इमिग्रेशन रूल्स में वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम हो या Tier 1 हो, किसी भी सूरत में आप इसी कैटेगरी को चलाते हुए 10 साल पूरे करें। लेकिन अगर आपका आउट ऑफ इमिग्रेशन रूल्स किसी वक्त भी आपको डिस्कशन लीव पे चले गए तो वो डिस्कशन लीव वाला जो टाइम है वो 10 साल पे काउंट नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रिजवान है। 1 साल से ज्यादा किसी की कंपनी में काम कर रहा था एज अ कॉन्ट्रैक्टर। ठीक। और PSW वीजे पे। ठीक। तो मेरा वीजा अगस्त में खत्म हो रहा था, तो मैंने Tier 1 एंटरप्रेन्योर अप्लाई कर दिया था। ठीक। तो अभी मेरा वीजा Tier 1 एंटरप्रेन्योर प्रोसेस में है, लेकिन वो मुझे जॉब परमानेंट देना चाह रहे हैं। ठीक। तो मेरा सवाल ये था कि क्या वो मुझे बगैर लेबर मार्केट टेस्ट के जॉब ऑफर कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो फिर मैं अपनी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ Tier 2 कैसे अप्लाई कर सकता हूँ? अब आपने वीजा कौन सा अप्लाई किया हुआ है? अभी Tier 1 एंटरप्रेन्योर अप्लाई किया हुआ है। ओके, Tier 1 एंटरप्रेन्योर आपने अप्लाई किया हुआ है और अब आप जाना चाहते हैं Tier 2 पे जाना चाहते हैं? जी, तो उसमें वो मुझे बगैर लेबर मार्केट टेस्ट के दे सकते हैं जॉब, क्योंकि मेरा PSW था पिछला वीजा जो था। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। सिर्फ वो लोग लेबर मार्केट टेस्ट से एग्जेम्प्ट हैं अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट हो। जो लोग PSW पे होते हैं वो नंबर 1 PSW वाले और नंबर 2 स्टूडेंट्स, ये 2 कैटेगरीज हैं। अगर वो इन कंट्री Tier 2 पे जाते हैं तो उनको लेबर मार्केट टेस्ट एग्जेम्प्ट है। अब जब आपके पास PSW था, आपने उस वक्त वीज़ा अप्लाई कर दिया एंटरप्रेन्योर का, अब आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन, अगर तो आज के दिन भी आपके पास PSW लाइव है तो बिल्कुल आप पहली एप्लीकेशन को विड्रॉ करके फ्रेश एप्लीकेशन एज ए Tier 2 डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपका PSW का जो वीज़ा था वो एक्सपायर हो गया और अब आपने वेरिएशन ऑफ द लीव करनी है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको लेबर मार्केट टेस्ट में जाना पड़ेगा। इसलिए आप मेक श्योर कर लें, चेक कर लें कि किस कैटेगरी में हैं आप। लेकिन अगर आपका PSW एक्सपायर हो गया, आपने एप्लीकेशन डाली हुई है, पेंडिंग है, तो मेरी आपको एडवाइस होगी कि वेट करें। जब आपको Tier 1 मिल जाएगा तो फिर भी आपके पास ऑप्शन है, फिर दोबारा आप Tier 2 पे भी जा सकते हो। अब ये ना हो कि आप Tier 1 विड्रॉ कर लें और उसके बाद क्योंकि विदाउट लीव आप अप्लाई करें तो अनफॉर्चुनेटली आपके लिए प्रॉब्लम आ जाए। उसकी रीज़न ये है कि जब Tier 2 असाइन होता है तो उसमें 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 कि आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और नंबर 2 असाइन करते हुए आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन इन द यूके होनी चाहिए। क्योंकि अब अगर आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन नहीं है और आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है विद द होम ऑफिस, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप विदाउट लीव टू रिमेन हैं, तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। सो मेरी आपको एडवाइस है कि जस्ट थोड़ा सा कॉन्शियस हो इस मैटर्स में। बेटर हुआ कि अगर आपको स्मूथली
आप चलें, जो पेंडिंग एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस में छोड़ें, जब वीज़ा मिल जाए तो दोबारा टियर 2 अप्लाई कर दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है फैमिली विजिटर वीजा के बारे में। मेरे वालिद साहब यहाँ पर 2 ईयर फैमिली विजिट वीजा पर है। ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि होम ऑफिस की वेबसाइट पे है कि यू कैन स्टे फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स ऑन ईच विजिट। ठीक। अब इसका मतलब ये है कि वो 1 साल में सिर्फ मैक्सिमम 6 मंथ्स रह सकते हैं कि एक विजिट के अंदर वो मैक्सिमम 6 मंथ रह सकते हैं। ठीक। और कोई सवाल तो नहीं आपका? जी बस एक सवाल है। लॉ के मुताबिक उन्होंने जब रूल्स बनते हैं तो वो एक वर्डिंग आ जाती है, अब उसको इम्प्लीमेंट जब करते हैं तो एक पॉलिसीज़ होती हैं। पॉलिसीज़ में भी ये लिखा हुआ है कि अगर आप विजिटर आते हैं तो मैक्सिमम यू कैन स्टे 6 मंथ इन द कंट्री। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक दफ़ा आएँ 6 महीने गुजारें और उसके बाद फिर वापस जाएं, 2-4 वीक के बाद दोबारा फिर आ जाएं, फिर 6 महीने गुजारें। तो अनफॉर्चुनेटली इसकी जो ट्रांसलेशन होगी या इंटरप्रिटेशन होगी तो वो यूँ लगता है कि शायद आपने यूके में सेटल हो गए हैं और अपने होम कंट्री को साल में सिर्फ 4 वीक के लिए विजिट करने जाते हैं। काफ़ी सारे आजकल केसेस में एट दी पोर्ट, वो अगर आप बाहर आ रहे हैं तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे वो स्टॉप करते हैं कि आपने पहले 6 महीने गुजार के गए हैं, फिर फ़ौरन दोबारा आ गए हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप एक विज़िट में मोर देन 6 मंथ स्टे नहीं कर सकते और फिर दोबारा अगर वापस आते हैं तो कम से कम 6 मंथ के बाद आएँ। तो एक वो भी ये कहते हैं कि साल में कम से कम 6 मंथ से ज़्यादा स्टे यहाँ पे ना करें। तो इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमेशा ये एडवाइस होती है, ये एडवाइसेबल जो ऑप्शंस है वो ये है कि मैक्सिमम 6 मंथ से अंदर वापस चले जाएं और उसके बाद 6 माह के बाद वापस आएँ तो शायद आपको कोई वो प्रॉब्लम पैदा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई फैमिली विजिट वीज़ा है, आप 3 वीक के लिए आए थे, वापस चले गए, फिर 4 महीने बाद फिर 3 वीक के लिए आए, तो फिर तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए दोनों चीज़ों को कंसिडर करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो। हेलो। मुझे लगता है कि शायद मुझे अपनी बेटी के बारे जी आपको लगता है कि फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है? अगर आप प्लीज़ अपना जी फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी मुझे लगता है शायद कॉल ड्रॉप हो गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैं 10 साल से इस कंट्री में हूँ। 2 दफ़ा ह्यूमन राइट्स का केस डाला था, दोनों दफ़ा रिजेक्ट हो गया। तो आप मुझे अब क्या एडवाइस करेंगे कि मुझे फिर केस डालूं या क्या करूं? और दूसरा, जब तक आपका केस चल रहा हो आप सेफ हैं या इस बारे में भी बता दीजिएगा प्लीज। आप अकेले हैं, फैमिली है, बच्चे हैं, या क्या है? नहीं मैं अकेला। आए कैसे थे आप? मैं विजिट वीजा पे आया। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, अगर आपने 10 साल जहाँ पे विजिट आए थे उसके बाद वापस नहीं गए, और मेरा ख्याल है कि होम ऑफिस इसको आजकल रिफ्यूज़ कर रहा है। 14 साल की प्रोविज़न थी, उसको अब 20 ईयर्स पे कर दिया कि अगर आप विदाउट वीज़ा 20 जहाँ पे गुजारते हैं तो शायद आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी आपके 10 ईयर्स हुए हैं, लॉन्ग वे टू फिल द रिक्वायरमेंट। जब आपकी एप्लीकेशन डिपेंडिंग हो, इसका मतलब ये है कि कौन सी एप्लीकेशन। अगर तो आपकी किसी इमिग्रेशन रूल्स में आप हैं, उसकी एक्सटेंशन अप्लाई की, पेंडिंग केस है, यस आपके पास यहाँ पे रहने का और आपके पास राइट है। लेकिन अगर आपके पास वैलिड लीव ना हो, कोई FLRO वगैरह या ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डालते हैं तो अगर वो आपको स्टॉप कर लें, डिटेन कर लें, तो फिर वो उसको फास्ट ट्रैक में डाल के आपका डिसीजन देते हैं। इसलिए इसको ये कहना कि आप सेफ़ हैं या नॉन सेफ़, ये बिल्कुल ग्रे एरिया है। एनीवे एप्लीकेशन डाली हुई है, जब तक आपका डिसीजन नहीं आता आप अपना यहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई मसला बनता है तो बोल दो कि ये मेरे पास प्रूफ है, ये मैंने अप्लाई किया था, ये मेरा क्लेम है, इसको कंसिडर किया जाना चाहिए बिफोर कि मेरे खिलाफ कोई डिसीजन आपका आए। तो ये एक कोई इसमें कोई ब्लैक एंड वाइट या कोई पेट रूल्स नहीं है, लेकिन बाय अंडरस्टैंडिंग यस आपकी केस पेंडिंग है तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब।
वालेकुम अस्सलाम। मेरा वैसा आपसे क्वेश्चन है, लेकिन वो कुछ मेरे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे एक्सेप्शनल है बच्चों की वजह से, थोड़ा सा मुझे उसमें कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको बता दूं, उसके बाद मैं सवाल करता हूँ। जी फरमाइए। मैंने 2012 में मैंने आफ्टर 5 इयर्स HSMP के अंदर मैंने ओल्ड स्कीम के तहत मैंने इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया था। ठीक। मेरे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फैमिली मेरी आ गई थी, मैं 2007 में आया था, फैमिली 2009 में आई थी। तो वो इंटरप्रिटेशन रिफ्यूज हो गया था, लेकिन फिर मैंने उसको अपील किया। मेरी अपील अपर ट्रिब्यूनल ने अलाउ कर दी थी। ये 11 जुलाई को उन्होंने डिटर्मिनेशन वर्बल तो दे दी थी उसी वक्त ही, उसके बाद वो प्रोमलगेट की उन्होंने 22 अगस्त को। अब मेरे बच्चे एक का यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर भी इसी वजह से नहीं हो सका था एडमिशन, वो भी साल ज़ाया हुआ, और दूसरा बच्चा भी अब यूनिवर्सिटी के लिए अब उसको ऑफर है, इस बच्चे का दोबारा फिर ऑफर है। अब मैंने जो है डिटर्मिनेशन इम्प्लीमेंटेशन यूनिट 12 से भी बात की थी, तो मैंने अपना जो उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इस तरह सिचुएशन है तो आप कोई ये जल्दी प्रोसेस हो सकता है, तो उन्होंने फाइल बहरहाल वो केस वर्कर को भिजवाई है। मैंने केस वर्कर को भी लेटर लिखा कि इस तरह मेरे सर्कमस्टांसेस हैं, बच्चे के 2 साल सवाल क्या आपका? सवाल क्या तो अगर तो आप यूनिवर्सिटी की चूंकि रिक्वायरमेंट है कि 1 सितंबर 2014 से। जी सर, मैं क्या, मुझे आपका सवाल समझ आ गया, आप पता चल गया आपके सर्कमस्टांस। आप सवाल क्या आपका? जी 2000 पहले क्या वो मैं आपने रिक्वेस्ट किया, तो क्या वो अभी 2000 सितंबर 2014 से पहले लगा के दे सकते हैं? रिक्वेस्ट मैंने की है उनसे। सितंबर तो गुजर गया, अभी तो अक्टूबर है, 2 अक्टूबर है। देखें, आपका अपील थी, अपील आपके फेवर में अलाउ हो गई, अब वो आपके वीज़ा इंडोर्स करना है। नॉर्मली ये 3 से 4 माह लेते हैं, लेकिन सम टाइम आजकल डिले हो रहा है। उसका बेस्ट तरीका यही है कि जो आपने अडॉप्ट किया उनको लेटर लिखें, साथ डिटर्मिनेशन की कॉपी भेजें कि मेरा ये केस था, कोर्ट में मेरे फेवर में डिसीजन दे दिया, कोर्ट की जजमेंट डिटर्मिनेशन, ये मैं आपको कॉपी भेज रहा हूँ। सो प्लीज़ ड्यू टू माय पर्सनल सर्कमस्टांसेस कि मेरे बच्चों की यूनिक इफेक्ट होगी, एजुकेशन इफेक्ट होगी, सो कुड यू प्लीज़ ग्रांट अ वीज़ा एज एज पॉसिबल, ताकि मेरे बच्चों का फ्यूचर एजुकेशन वो सिक्योर हो सके। अगर आप अपने वकील से खुद कॉल करें, लेटर लिखें। सेकंड तरीका ये है कि आप अपने लोकल MP से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ वो आपके इस केस में आपकी मदद कर सके। लेकिन अगर 4 माह से कम हुए हैं तो शायद लेट हो सकता है, लेकिन अगर 4 से 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं कि आपकी अपील आपकी फेवर में अलाउ हो गई है, तो यस आप उनको ज़्यादा पुश कर सकते हैं बाय योर MP, बाय योर सोलिसिटर और बाय योर सेल्फ। लेकिन साथ अपने तमाम अगर बच्चों के कॉलेज के यूनिवर्सिटी के ऑफ़र लेटर भी साथ लगा दें कि देखिए जी पहले मेरा अपील था, अपील हो गई, बच्चों को ऑफ़र है, तो प्लीज़ मेरे हालात ये हैं कि मुझे जल्द से जल्द वीज़ा चाहिए ताकि मेरे बच्चों की एजुकेशन और फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो मुझे लगता है कि वो आपको जल्दी वीज़ा इंडोर्स कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। गुलजा, मेरा क्वेश्चन है, मैं मार्च में आया था 6 मंथ के वीजे पे। ठीक। तो मुझे ये पूछना था अगर मैं कोई केस लगाना चाहता तो लगा सकता हूँ उधर? आप मार्च में विजिटर आए थे यूके में? विजिटर आए थे, हाँ जी। अब आपके पास वीज़ा कौन सा है? वीजा कोई नहीं, फिनिश हो गया वीजा। राइट। जो लोग विजिटर आते हैं उन पे कंडीशन है कि वो 6 माह के अंदर अंदर वापस चले जाएं। अगर आप समझते हैं कि आप वापस नहीं जा सकते, कोई रीजंस हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको बेस्ट होगा आप किसी सोलिसिटर को जाके मिलें। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा ना हो और कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस या इश्यूज ना हो, तो आजकल होम ऑफिस काफ़ी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, कोई अच्छे डिसीजन नहीं आ रहा है। लेकिन मेरी आपको एडवाइस, गो टू द सोलिसिटर, डिस्कस आपके सर्कमस्टांसेस कि आप यहाँ पे क्यों वापस नहीं गए, क्या हालात हैं, तो शायद आपके लिए कोई ना कोई वो आपको एडवाइस कर सकें। वरना इन ओपनली मुझे लगता है कि शायद इतना स्ट्रॉन्ग केस नहीं है आजकल। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाइए। सर ऐसा है कि मेरे फादर इन लॉ 68 ईयर्स ओल्ड है, उनका ब्रिटिश पासपोर्ट है, कोई वो दरसलाम से आए थे। ठीक। और मेरी मदर इन लॉ 63 ईयर्स ओल्ड है, पर उनके पास इंडियन पासपोर्ट है। ठीक। तो अभी वो इधर रहना चाहते हैं, तो क्या कौन सा वीजा अप्लाई करें? आपके फादर के पास ब्रिटिश नेशनलिटी है? और हाँ जी, उनका ब्रिटिश पासपोर्ट है। हाँ जी। आपके फादर के पास? हाँ जी। और जो 63 है वो आपकी मदर इन लॉ है कि मदर हैं? जी नहीं, मेरे फादर इन लॉ है, वो मेरे
मेरे मदर इन लॉ है 63। हाँ जी। ठीक, और वो दोनों यहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं उनकी मिसेज? अभी वो इधर ही है, वो टूरिस्ट वीजा पे है मदर इन लॉ। ठीक, जो अगर आपके फादर इन लॉ यहाँ पे हैं और उनकी मिसेज अगर उनको विजिट करने आई हैं, तो यहाँ पे इन कंट्री जो विजिटर है वो स्विच नहीं कर सकता अनटिल और अनलेस कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हों कि वो कह रहे हैं कि मैं वापस नहीं जा सकते। लेकिन अगर वो वापस अपने कंट्री में जाएं, यहाँ पे जो आपके फादर इन लॉ है वो अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे करें, आपकी जो मदर इन लॉ है एज ए डिपेंडेंट वीज़ा लेके यूके में यहाँ पे आ सकते हैं। जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं सेम उन पे भी इम्प्लीमेंट होंगी, इनकम वाला इशू आएगा, बाकी चीज़ें आएंगी, साथ में ला के एप्लीकेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे सबसे पहले तो आपका शो बहुत अच्छा है, हम रेगुलरली देखते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अभी क्वेश्चन मेरा ये कि मेरा PSW था जो कि फिनिश हो गया, और मैंने ह्यूमन राइट्स की बेस पे वीज़ा आज से 9 माह पहले अप्लाई किया था, जो कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अभी, और मुझे राइट ऑफ अपील दे दिया। अब राइट ऑफ अपील मैं कोर्ट में लास्ट वीक गया। मेरी 6 साल 1 माह की बेटी है और 6 माह एक बेटा है, जिसकी बेस से मैंने वो, क्योंकि वो वापस नहीं जाए थे इसलिए अप्लाई किया था। अभी कोर्ट में भी उन्होंने जो है वो रिजेक्ट कर दिया है, और उन्होंने साथ लेटर दिया कि अगर आप इसके अगेंस्ट अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी बेस्ट वे क्या है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट 7 साल की जब मेरी बेटी हो जाएगी तो उनको वैसे हमें राइट मिल जाएगा, तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग आई शुड डू? आपके पास PSW था और आपने वीजा एक्सटेंशन किसकी अप्लाई की थी, ह्यूमन राइट्स की या PSW की एक्सटेंशन अप्लाई की थी? नहीं, PSW तो एक्सटेंशन उन्होंने खत्म कर दी थी ना, वो कर नहीं सकते। तो ह्यूमन राइट्स द ओनली वे मेरे था जो मैं अप्लाई कर सकता था, क्योंकि एंटरप्रेन्योर के लिए वाज़न्ट क्वालिफाइड की, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खर्चा था, couldn't afford it, और उसका कोई राइट वे भी नहीं था। द ओनली वे आई थॉट के ह्यूमन राइट्स की बेस पे आपने ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन की, लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर आपके बच्चे यहाँ पैदा हों, 7 साल गुजार लें, या आप बच्चों के साथ आएँ और वो यहाँ पे 7 साल गुजार लें और उनकी एज जो है 18 साल से कम हो, तो यस आप अपनी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन पे डाल सकते हैं। जो आपने जो बेस्ट ऑप्शन थी उसको आपने अडॉप्ट किया, अप्लाई किया। लेकिन अभी क्योंकि बच्चे की एज आपने बताया कि 6 साल 3 माह या 1 माह है, अभी वो 7 साल की नहीं हुई, इसलिए होम ऑफिस ने भी आपके केस को रिफ्यूज़ कर दिया। और जब आप कोर्ट में गए तो वहाँ पे जज ने भी सीधा सीधा कह दिया होगा ये 7 साल का बच्चा नहीं हुआ, मैं यहाँ पे अपनी जो डिस्कशन पावर है यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं कर सकता। अगेन सेम आंसर अभी एक पहले कॉल को बताया था कि जब तक 7 साल का बच्चा नहीं होता, अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन करोगे तो इमीडिएटली विद इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ में वो रिफ्यूज़ हो जाएगी। अब आपको वेट करना पड़ेगा कि जब तक बच्चा 7 साल का होगा तब आप क्वालिफाइड करेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन करें। उससे पहले अगर आप कोई कोई एप्लीकेशन करना चाहें ठीक है, लेकिन उसके रिफ्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगेन किसी सोल्यूशन के पास चले जाएं, डिस्कस कर लें कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, हमारा ईमेल एड्रेस की पे नज़र आ रहा है, अगर आपको कोई प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल या डिटेल एडवाइस चाहिए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की लास्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन ड्यू थी नवंबर 2012 में। ठीक। उससे 1 महीना पहले मेरे स्पीडिंग के पॉइंट्स हो गए थे, जिससे मेरे को 6 पॉइंट्स और कुछ फाइन हुआ था। तो मैंने पूछना ये था कि ये 3 साल का रूल है या 5 साल के बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ? आपको 6 पॉइंट क्यों लगे थे? इसमें डिस्क्रेशन है कि बिल्कुल क्लियर कट रूल है इसमें? आपको 6 पॉइंट क्यों लगे थे? स्पीडिंग के लगे थे बेसिकली। इज डेंजरस स्पीडिंग थी या ड्रिंक था जी? नहीं ड्रिंक नहीं था, वो बाय पोस्ट आया था उनका स्पीडिंग का, और वो मैंने गिल्टी बाय पोस्ट कर दिया था। नॉर्मली जो 3 पॉइंट्स हों तो आप 3 साल के बाद क्वालिफाइड करते हैं, ये क्लियर है, पेट रूल्स है, इसमें कोई डिस्कशन नहीं है। लेकिन अगर आपके खिलाफ 6 जो कि थोड़ा सा सीवियर है और आपको एकदम अगर लगे हैं 6 लगे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा सीरियस ऑफेंस है,
इसमें आप 5 साल के बाद क्वालिफाइड करेंगे कि आप नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकें, क्योंकि उन्होंने एक डायग्राम बनाई है कि अगर माइनर है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं तो फिर 3 साल, लेकिन अगर आपको फाइन हो, कोर्ट में कंटेस्ट करें और आपके सीवियर इश्यूज़ हो, उसमें डिपेंड करता है कि कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। इसलिए शायद मैं लाइव प्रोग्राम को के ऑन एयर है, लाइव है, ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं। चेक कर लें किस वजह से आपको पॉइंट्स लगे हैं और उसके बाद आप क्वालिफाइड करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया नाज़रीन, मेरा और आपका साथ जहाँ तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं सके उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।